नमस्कार साथियों, बायोगुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। कल अपन ने अध्ययन किया था ए खाद तक। आज है बी उर्वरक। उर्वरक क्या है कि व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक तत्व है, यानी कि पादपों के लिए पोषक है जो व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं, यानी कि एन, पी, के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। उर्वरक कैसे होते हैं? ये व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। और खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है और डिफरेंट देखते हैं कि जो खाद होता है वो खाद मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन उर्वरक जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद हैं वो प्राकृतिक पदार्थ से बने जाते हैं, लेकिन उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। खाद सस्ती होती है और घर तथा खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगी और फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं ये आसानी से फसलों को उपलब्ध हो जाती है और ये पानी में घुलनशील होती है। खाद का जो आसानी से भंडारण है तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन उर्वरक के लिए भंडारण तथा स्थानांतरण है वो सरलता से नहीं किया जाता है। इसके लिए विशेष स्टोर रूम के अंदर इनको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खाद के बाद में पोषक तत्वों के बाद में पोषक प्रबंधन के बाद में दूसरा जो है वो है सिंचाई। कि फसलों के अंदर जो उत्पादन में प्रबंधन करने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि पोषक प्रबंधन किया। पोषक दो प्रकार से, खाद और उर्वरक के रूप में। अब देखते हैं सिंचाई। सिंचाई कैसे की जाती है? फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है, यानी कि जिस किसी भी प्रक्रिया से पौधों को या फसलों को जल प्रदान किया जाता है उसको सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की अलग अलग विधियां और अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कहीं पे कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। यानी कि खुदे हुए कुएं होते हैं, उनके द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। और नलकूपों के अंदर क्या किया जाता है कि पानी है वो गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी पंप द्वारा निकाला जाता है, जैसे कि हेड पंप है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लगाए गए वो हेड पंप लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न जल स्तरों में जो जल भरा रहता है, पानी भरा रहता है, उसको निकालने में उपयोग किए जाते हैं। दूसरे सिंचाई का जो साधन आता है वो आता है नहरों के माध्यम से। यानी कि सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है, व्यापक सिस्टम जो है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों या नदियों से आता है। नहरें हैं वो नदियों से या जलाशयों से एक साइड में नहर बना करके पानी को लाया जाता है, इसको नहरें कहा जाता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं, यानी कि एक मुख्य नदी जो चलती है, इस नदी से इस प्रकार से शाखाएं चलती हैं, इनको नहरें कहा जाता है, जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। जो ये शाखाएं निकलती हैं विभाजित होकर खेतों में सिंचाई का काम करती हैं। तीसरा आता है नदी जल उठाव प्रणाली। इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी कि नदी के अंदर मोटर डाल के उसको पंप के माध्यम से पानी को बाहर इकट्ठा कर लिया जाता है। और इस सिंचाई का उपयोग है नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक होता है। इनको सीधा जो पास नदियों के आसपास में जो इसके खेत हैं उन खेतों में इसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है तालाब द्वारा सिंचाई। आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। तालाब जो होते हैं वो आपत्ति के समय में प्रयोग में लाए जाते थे
जो छोटे तालाब होते थे, छोटे जलाशय होते थे, वो छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर, गांवों के अंदर पानी संग्रह करने का काम करते थे। फिर आता है पानी का संग्रह, संरक्षण। पानी का जो संरक्षण है, वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है। यह मृदा अपरदन को भी दूर करता है, यानी कि घरों के छतों के ऊपर से या फिर बड़े क्षेत्र के अंदर से पानी को इकट्ठा करके एक टैंक के माध्यम से या बड़े बड़े टैंकों के अंदर, होद के अंदर इनको भरा जाता है, जिसको पानी का संरक्षण कहा जाता है। अब आता है सिंचाई के बाद में तीसरा जो आता है फसल पैटर्न। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे नुकसान कम से कम और उपज अधिक से अधिक हो। यानी कि ऐसे फसल उगाने के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक उपज हो, पैदावार हो। मिश्रित खेती, सबसे पहले देखते हैं फसल पैटर्न में मिश्रित खेती। दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि के अंदर, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ में चना उगाना, मूंगफली के साथ में सूरजमुखी उगाना, ये है मिश्रित खेती के उदाहरण। नेक्स्ट है कि अंतरा फसलीकरण, यानी कि अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उनके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जैसे हल चला रहा है, इस हल में एक पंक्ति जो है इसमें सोयाबीन बो दिया तो दूसरी पंक्ति के अंदर मक्का बोया जाता है। एक में अगर बाजरा बो दिया तो दूसरी में लोबिया बोया जाता है। ऐसी जो प्रणाली है इसको अंतरा फसलीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फसल चक्र। फसल चक्र किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। यदि बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है या एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व हैं मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व हैं फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। यानी कि बार बार एक ही तरह की फसल एक जगह बोएंगे तो जो उसके मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए। एक जगह जैसे कि ये खेत है, इस खेत के अंदर आधे भाग में पहले ग्वार बोया था और दूसरे भाग में बाजरा बोया था, तो नेक्स्ट बार जहाँ ग्वार बोया वहाँ पे बाजरा बोएंगे और जहाँ पे बाजरा बोया था वहाँ पे ग्वार बोएंगे। इस प्रकार जो फसल बोते हैं इसको फसल चक्र कहा जाता है। फिर आती है तीसरा जो वर्ग आता है वो है फसल सुरक्षा प्रबंधक। फसल सुरक्षा प्रबंधन जो है ये रोग कारक जीवों या फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण कहलाता है। यानी फसल संरक्षण क्या है, जो रोग कारक जीव हैं या फसल को हानि पहुंचाने वाले कारक है उनसे फसल को बचाना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए नीचे दिए गए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से तरीके? जैसे कि कई प्रकार के खरपतवार हटाने के, फसल की वृद्धि के समय पीड़कनाशी का प्रयोग, वैसे जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वो मानव उपयोग के लायक नहीं रहते हैं या पीड़क, जिनको पीड़क कहलाते हैं, इनको पीड़कनाशी के प्रयोग के द्वारा हटाया जा सकता है या उससे छुटकारा पा सकते हैं। पीड़क कई प्रकार के होते हैं, जैसे खरपतवार यानी कि जो मुख्य फसल है उसके साथ में उगने वाले अवांछनीय जो पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गोखरू यानी कि जेंथियम, गाजर घास यानी कि पार्थेनियम, मोथा यानी कि साइरेनस रोडेंटस, ये जो हैं इसके सामान्य नाम है और इनके कोष्टक के अंदर दिए हुए ये इनके वैज्ञानिक नाम, ये गलत लिखे हुए हैं। वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन होती है, यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है, बाकी नाम सही है, अंडरलाइन नहीं है, इस वजह से गलत है। दूसरे जो पीड़क होते हैं वो कीट पीड़क होते हैं। कीट विभिन्न प्रकार से फसल एवं पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं और पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। इनके पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनसे कोशिकीय जो रस होता है, जूस होता है, उसको ये चूस लेते हैं और तने और फलों को छिद्र कर देते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे होते हैं कीट पीड़क। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं रोगाणु।
रोगाणु यानी कि पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे रोग कारकों के द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी और हवा में उपस्थित होते हैं। रोगाणु यानी कि जो पेड़ पौधों के अंदर, फसल के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, इनको रोगाणु कहा जाता है, जो बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे रोग कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनाज का भंडारण। फसल प्रबंधन करने के बाद में जो फसल होती है, उस फसल का या अनाज का भंडारण करते हैं। पूरे वर्ष मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है। किंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब होगा या व्यर्थ हो जाता है, उससे बचाया जा सकता है। जैसे जैविक कारक और अजैविक कारक। जीवित प्राणियों के द्वारा कीट, चिड़िया, चितड़ी, बैक्टीरिया, कवक आदि जो है, इनके द्वारा फसल या अनाज है उसको नष्ट किया जा सकता है, इससे बचाया जा सकता है। दूसरा है अजैविक कारक, यानी कि निर्जीव कारकों, जैसे कि नमी है, तापमान में अनियमितता है आदि, यानी कि कहीं ज़्यादा गर्मी है तो ऐसा अन्य कई प्रकार की ऐसी फसलें होती हैं जो ज़्यादा गर्मी से सड़ जाती हैं और नमी से सड़ जाती हैं, इनके अंदर फंगस लग जाते हैं, कवक उत्पन्न हो जाते हैं। ये कारक जो है वो फसल की गुणवत्ता और भार में कमी कर देते हैं, रंग में परिवर्तन करते हैं, अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण होता है। इसी के साथ में ये जो एक आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में जो होगा वो कल लाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।